हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। हाउसवाइफ अपने घर वालों के तानों को सुनती है और चुप रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमज़ोर है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। अब उठोगी भी या टुकुर टुकुर देखती रहोगी? शालिनी ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह के अपमान के घूंट पीने की उसे एक आदत सी हो गई थी। अब ठीक 10 मिनट के बाद सामने वाले घर में शिखा जी निकली। उन्हें निकलते देखने से शालिनी खुद को रोक नहीं पाती थी। शालिनी ने खिड़की के पर्दे को जरा सा सरकाया और आंखें सामने वाले घर पर जैसे टिक गई। कॉटन की सुंदर सी साड़ी, सौम्य मेकअप और कंधे पर पर्स टांगी एक महिला। तो तुरंत ही शालिनी कमर में खोसे अपनी साड़ी के पल्लू से खुद के चेहरे का पसीना रगड़ रगड़ कर पोंछती। लगता है ये लोग कॉलोनी में नए आए हैं। उस दिन परिचय के लिए घर आए थे। शालिनी बड़ी असहज हो गई थी। मैं शिखा गुप्ता। उस महिला ने शिष्टता से उसे नमस्कार करते हुए पूछा, आपका नाम? जी मैं शालिनी शर्मा। शालिनी ने हिचकिचाकर जवाब दिया। बुद्धू, बेवकूफ़, गंवार, मूर्ख, घर में रोज सुने जाने वाले विभिन्न नामों के कारण वह अपना असली नाम जैसे भूल सी गई थी। शिखा जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें सालू कहकर बुला सकती हूँ? तुम्हें मंजूर है? जी। शालिनी बुरी तरह हकला गई। इतने स्नेह से उसे किसी ने कभी बुलाया हो उसे याद नहीं पड़ता। वह एक टोक उसे ताकती रह गई, जैसे उस जैसी अयोग्य महिला पर किसी ने आश्चर्यजनक रूप से कृपादान किया हो। शिखा जी हंसमुख और मिलनसार थी, पर व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर शालिनी को उनसे दूर कर देता। परिचय यहीं तक सीमित रह गया। शाम को वही काम, योगेश जी का ऑफिस से आना, शालिनी द्वारा चाय नाश्ता पेश किया जाना, पति का उनमें ढेरों नुक्स निकालना, शालिनी के गंवार पहनावे पर उसे ढेरों ताने मारना और शालिनी का चुपचाप गर्दन झुकाकर सब कुछ सुन लेना और फिर खुद को कोसना, फिर खाना बनाना और जानलेवा रात शालिनी को परे धकेल दिया जाता। जिस तरह डिस्पोजल कप को इस्तेमाल के बाद तोड़ मरोड़ कर फेंका जाता है, उसे भी उसी तरह यूज किया जाता। पर विरोध करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। जब से ब्याह कर इस घर में आई, अपने लिए सिर्फ यही सुनती रही, मुंह में जुबान नहीं है, बिल्कुल गऊ है। एक आदर्श बहू के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शालिनी को अपने भाई बहनों से बातें करना और समझना तो अच्छी तरह आता था, पर माता पिता ने उसे बुजुर्गों के सामने कम बोलने के संस्कार दिए थे, जिन्हें वह अच्छी तरह निभा रही थी। सास की दुलारी बहू पति की आंखों को जरा नहीं भाती थी। उसकी एक एक बात उन्हें काट खाने को दौड़ती। उसके तो गुण भी उसे अवगुण नजर आते। बढ़ती उम्र की बेटियों ने भी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। उनकी और योगेश की खूब बनती थी। उन तीनों में वह कभी शामिल होने की कोशिश करती तो उसे चावल में कंकड़ सा निकाल कर अलग कर दिया जाता। अब ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी। वो बीए पास थी, परंतु इन लोगों की चाकरी करते करते वह कहीं की नहीं रही। समाचार कान में पड़ते हैं, सुनती भी है। इतनी अज्ञानी भी नहीं थी कि समझ न पाती, बस चर्चा नहीं कर पाती थी। अपने विचारों को प्रकट करना वह भूल ही गई थी। बरसों पहले उसकी जुबान बंद कर दी गई थी, तो खुलती कैसे? सालों पहले की बात है। उसकी शादी को अभी 3-4 दिन ही हुए थे। पति के मित्र ने एक दिन उन दोनों को खाने पर बुलाया। कुछ और दंपति भी आमंत्रित थे। घर के बुजुर्गों से दूर हम उम्र लोगों में उसे बड़ा खुला खुला सा लग रहा था। तरह तरह के विषयों पे चर्चा चल रही थी। वह अधिकार से भाग ले रही थी, अच्छी तरह स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। हंसी मजाक बातचीत में खाना कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। बड़े भाग्यशाली हो यार, बड़ी बुद्धिमती पत्नी मिली है तुम्हें, एक मित्र ने कहा। योगेश की पीठ पर धौल जमाते हुए दूसरे मित्र ने मजाक किया। बंदर के गले में मोतियों की माला। ठहाकों के बीच में शालिनी ने देखा कि योगेश के चेहरे की रेखाएं खींचने लगी हैं। बगैर एक शब्द बोले वे दोनों घर आए। रात को अकेले में उन्होंने शालिनी को एक थप्पड़ मार कर दिया। बहुत खींची कर रही थी वहाँ, एक से जी नहीं भरता। शालिनी को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। उस रात का वह अपमान आज भी वह याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पति का सारा क्रोध उस पर बिजली बनकर टूट पड़ा था। पति पत्नी के प्रणय की कोमल संवेदनाएं तार तार हो गई थी। एक सुंदर अनुभूति को अभिशाप के रूप में झेलने को वह विवश हो गई थी। पलंग के कोने में सिमटी सी शालिनी देर तक सिसकती रही। योगेश कब का सो चुके थे।
जुबान तब से लेकर आज तक खामोश ही है। संवेदनाओं ने बेहोश पड़े रहने में ही अपनी खैर समझी। उसने ज़्यादा विचारों को मन में पालने के बजाय उससे उन्हें नियंत्रण के ताले में बंद कर दिया। क्या इतने इतने बोझ तले जी सकता है एक इंसान? शायद इसलिए वह एक चेतनाहीन जिंदगी जी रही थी। अपना अस्तित्व धीरे धीरे इसी रूप में उसने स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक ही क्षण उसके स्थिर जीवन में हलचल मचा देता था। सामने से निकलने वाली शिखा जी का दर्शन, ऊर्जा से भरपूर, आनंद से भरी, कल्पना से परे वह नारी का व्यक्तित्व। आज वह उसी के घर की ओर आ रही थी। नमस्ते। वह शिखा जी के नमस्ते का जवाब देते हुए सकचाकर बोली, आप तो बड़ी हैं, नमस्ते करके शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सालू ही कहूँगी, जैसा हमने उस दिन तय किया था। वह हंसकर बोली, क्या तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलती? ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सामान मेरे पति ला देते हैं। घर में काम भी बहुत हो जाता है। काम का तो बहाना होता है हम औरतों का। दरअसल हम घर के बाहर निकलना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब तुम्हारी घरेलू जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन समाज के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? शालिनी क्या कहती? उस प्रति भावना, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की धनी महिला से उसकी क्या बराबरी? पति के अनुसार तो वह परले दर्जे की बेवकूफ़ है, जिसने घरेलू जिम्मेदारी भी अच्छी तरह नहीं निभा पाई। लेकिन वह करती भी तो क्या? अपने घर की ना सही, अपनी रसोई की वह रानी होती तो एक बात थी, पर योगेश वहाँ भी चले आते थे तो समाज सेवा कहाँ से होती? घर को अपना नहीं बना सकी, समाज को कैसे बनाती? शिखा जी के प्रस्ताव पर शालिनी मौन ही रही। ताज्जुब था, ऐसी महिला उसके जैसी निहायत घरेलू किस्म की महिला के साथ एक तरफा संबंध बनाए हुए थी। उस रात बरसों बाद शालिनी ने कोई सपना देखा। उसने देखा शिखा जी उसका हाथ पकड़े सैर करा रही थी। वह मुक्त थी। सिर पर हमेशा लदा रहने वाला हीनता का बोझ न जाने कहाँ गायब हो गया था। अगले दिन सुबह गलती से उसने चाय में शक्कर ज़्यादा डाल दी। योगेश ने हमेशा की तरह उसे बहुत बातें सुनाई। जाहिल कहीं की चाय है या चाशनी, आज उनकी गाली को वह हमेशा की तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके मन में चिंगारी उठती हुई उसने साफ महसूस की, शिखा जी ने उसमें यह कैसा परिवर्तन ला दिया है। जिस मन को मृत समझकर उस पर टनों मिट्टी डाल चुकी थी, उसमें से न जाने कैसे जीवन की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस दिन योगेश घर लौटे तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। शालिनी ने पूछा, क्या हुआ जी? उसने चाय का प्याला उन्हें पकड़ाते हुए विनम्रता से पूछा, मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। 2 महीने की ट्रेनिंग है। अब तुम बिल्कुल अकेली यहाँ कैसे रहोगी? शालिनी खुद भी फिक्रमंद हो गई। कभी भी अकेली नहीं रही थी वह। तुम ठहरे परले दर्जे की बेवकूफ़, लापरवाही तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। लौटूंगा तो पता नहीं मुझे घर दिखेगा या खंडहर। शालिनी क्या जवाब देती? इसका जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती थी। और हाँ, बाहर के कामों के लिए 1-2 दोस्तों को बोल दूंगा, वे लोग कर देंगे। ठेले वाले से सब्जी ले लेना, पर हिसाब ठीक तरह करना, वरना पकड़ा दोगी उसे 100 का नोट और वापस लेना भूल जाओगी। बस जी जी करती रही शालिनी। भीतर ही भीतर वह चिंतित भी हो गई थी। योगेश के जाने के बाद शिखा जी ने उसे हिम्मत बंधाई। फिर उसे डांट कर बोली, तुम अपना इतना अपमान क्यों सहती रहती हो? पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति का भी फर्ज है कि अपनी पत्नी को सम्मान दे। पत्नी को सम्मान? यह कैसी हैरत अंगेज बात थी। क्या आपके पति आपसे दबते हैं? शालिनी शिखा जी से एक अटपटा सा प्रश्न पूछ बैठी। पागल हो गई हो? हम पति पत्नी हैं, एक गृहस्थी के बराबर के साझीदार, एक दूसरे के गुलाम नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, साथी, मित्र, सहयोगी, ये कैसे अनोखे शब्द हैं। वो तो सिर्फ इतना जानती है कि पति स्वामी है तो पत्नी दासी, पति पालन करता है तो पत्नी पालित, पति आश्रय दाता है तो पत्नी आश्रित, पति जीवन रस से भरपूर वृक्ष है तो पत्नी अमर बेल। शिखा जी हंसकर उसे उलाहना देती, बरसों से घर में ही रहकर तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है। तुम भूल गई हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, सिलाई बुनाई में माहिर हो, ये गुण कोई कम तो नहीं। कल से तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? हाफ वे होम, जहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को रखा जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके परिजन ठीक होने पर भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? तुम उनसे बातें करके उन्हें उनकी अंतर्वेदना से मुक्त करोगी, उन्हें एहसास दिलाओगी कि वे अकेली नहीं हैं, अपना हुनर सिखाओगी,
अवसाद के अंधे कुएं से उन्हें बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करोगी, लेकिन मुझे तो यह सब नहीं आता। यह तुम्हारा वहम है। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से बताया है, तभी तो मुझे पता चला। मुझसे नहीं होगा। वह नाना करती रही और शिखा जी कब खींचकर उसे ले गई उसे स्वयं पता नहीं चला। वहाँ जाकर उसे पता चला कि वह कुछ लोगों के मुकाबले कितनी अच्छी स्थिति में थी। वे औरतों जो जीती जागती लाशें थी, निराशा और अवसाद की दलदल में प्रायः डूब ही चुकी थी। तिरस्कृत, बलात्कृत, अवहेलित, बहिष्कृत नारी प्रतिमाएं, संवेदनाहीन, अनुभूति शून्य। उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता थी। अकल्पनीय भीषण हादसों का सामना करके पत्थर हो गई थी वे। उन्हें देखकर शालिनी जैसे 28 बरस की नींद से जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि वह यह काम कर सकती है, क्योंकि उनके दुखों की भाषा उसके लिए भी अजनबी नहीं है। जख्म उनके जैसे गहरे नहीं है तो क्या, कांटों की वेदना तो उसने भी अनुभव की है। उसके सांत्वना देने के तरीके से शिखा जी भी अभिभूत हो गई। अब तो वह रोज शिखा जी के साथ हाफ वे होम जाने लगी। शिखा जी ने शालिनी का रहन सहन भी बदल दिया। जमाने की रफ्तार को समझने का प्रयास करते करते वह उसी प्रवाह में आगे बढ़ चली थी। चेहरे के आहत उदास भाव कहीं तिरोहित हो गए थे। आजकल वह फोन पर योगेश से सधी हुई आवाज में बस इतना ही कहती, व्यर्थ की चिंता ना करें, अपनी और घर की सुरक्षा खुद करने में वह सक्षम है। घबराई हुई, अचकचाई हुई आवाज़ सुनने के आदि योगेश इस सधी हुई आवाज़ से भौचक्के रह जाते। इस दौरान गैस खत्म हुई, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल, इस तरह के बीसियों मौके आए जिसके लिए योगेश जी ने अपने खास दोस्तों को कह रखा था, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। शिखा जी के साथ जाकर वह स्वयं ही सारे काम कराई। उसने देखा व्यर्थ ही वह इन सब कामों को भारी समझती रही। कुछ भी कठिन नहीं था। शिखा जी कहती, इन मामूली से लगने वाले कामों को भी स्वयं करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। उस दिन हाफ वे होम से लौटते हुए शालिनी का मन बेहद उदास था। बार बार आंखों के सामने उस 15 साल की मासूम बच्ची का चेहरा घूम जाता था। वह अपने नज़दीकी रिश्तेदारों की हवस का शिकार हुई थी। अनचाहे गर्भ को ढोती वह लड़की अपने ही माता पिता द्वारा ठुकराई गई थी। उसका कोई दोष न होते हुए भी उसे सजा दी गई थी। कसूरवार ने उसके माँ बाप को अपने दुष्कर्म की मामूली कीमत चुका दी थी। क्या इन औरतों का समाज में वापस लौटना संभव है? हमारी कोशिशों का सुखद परिणाम मिलेगा या नहीं? शालिनी को चिंता थी। हाँ सालू, तुम्हें देखकर मैं विश्वासपूर्ण कह सकती हूँ कि अपने अतीत की ज्यादतियाँ भूलकर वर्तमान की वेदना से उबरकर मुनासिब भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। शिखा जी कुछ क्षण खामोश रही, फिर भावुक होकर गंभीरतापूर्वक बोली, समय कितना भी बदल गया हो, पर आज भी ये औरतें श्राप भोग रही है। ये अपनों द्वारा छली गई है। इनका आत्मसम्मान आहत हो चुका है। इनकी अस्मिता को पैरों तले कुचला गया है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को घोर अवसाद से उबारा। हमें भी वही आदर्श अपने सामने रखना है। समाज से बहिष्कृत जड़ हो चुकी इन औरतों में चेतना जगानी है। शिखा जी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं था। अपने इर्द गिर्द छाई धुंध को मैं अपनी ज़िंदगी का सच समझ बैठी थी। धुंध के पार का उजाला मेरी दृष्टि से दूर था, और आज भी तुम वही हो। मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा परिचय कराया है। योगेश जी के विशेषणों को ही तुम सच समझ बैठी थी, लेकिन सालू, व्यक्ति जब स्वयं प्रयत्न करता है तभी अपने अंधेरों से मुक्त हो पाता है। दूसरे उसे सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं, लेकिन हिम्मत उसे स्वयं जुटानी पड़ती है। मध्यवर्गीय परिवार में कई बार अहंकारी पुरुष अपनी पत्नी के व्यक्तित्व को बौना बनाने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं। तुम ही सोचो, समाज का आधा हिस्सा ही यदि चेतना शून्य होगा तो उसके ऊंचा उठने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। शिखा जी की बातों में जीवन की सच्चाई थी। 2 महीनों बाद योगेश घर लौटे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कहाँ गए वे लाचारी के भाव? उनके सामने एक तेजस्वी नारी खड़ी थी, सलीकेदार पहनावा और चेहरे पर गर्व की मुस्कुराहट। यह तो उनकी पत्नी नहीं है। आप जल्दी से नहा धो लें, खाना तैयार है। 1 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शालिनी की इस अदा पर योगेश स्तब्ध होकर उसे देखते ही रह गए। उससे कुछ पूछने का भी साहस उनसे न हुआ।
पागल, बेवकूफ़, जाहिल, मूर्ख आदि उनकी जीभ पर आने के लिए मचलने वाले शब्द आज पता नहीं कहाँ चले गए थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।